हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ देख चुके हैं और आज हम लोग ग्लैंड्स पढ़ेंगे, ग्रंथियाँ। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ग्रंथि यह एक थैली के आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये एक थैली के जैसा संरचना होती है और इसमें से क्या एंजाइम और हार्मोन निकलता है। ठीक है, यहीं से स्रावित होता है। अब देखिए, ग्रंथियां जो है 3 प्रकार की होती है: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित। बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन अंतःस्रावी और मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, चलिए बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां, बहिस्रावी यानी बाहर अगर स्राव करना है, बाहर निकालना है कुछ भी, तो उसके लिए नलिका चाहिए, डक्ट चाहिए। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, इससे एंजाइम निकलता है, इनमें नलिका डक्ट पाया जाता है, अतः इनका मार्ग निश्चित होता है। ठीक है, तो यानी कि उसमें मार्ग निश्चित रहता है, डक्ट रहता है कि कहाँ एंजाइम निकाल के और कहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो एंजाइम निकलता है, इसमें डक्ट होता है और मार्ग निश्चित होता है। बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता। ठीक है, तो जो बहिस्रावी ग्रंथि जो होता है वह रक्त में जाकर नहीं मिलता है, उसका अपना एक डक्ट होता है, रास्ता होता है। ठीक है, तो उस रास्ते के सहारे वह जिस अंग तक उसको पहुंचना होता है वहाँ पर वह पहुँच जाता है। वह ऐसा नहीं होता है कि वह एक मतलब निकला और ब्लड में मिल के पहुँच जाएगा। तो एंजाइम्स निकलता है, सबसे पहले डक्ट होता है, उसमें निश्चित मार्ग होता है और वह रक्त में जाकर नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलिए देखिए स्वेद ग्रंथि। ठीक है, स्वेद ग्रंथि, उसके बाद अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंसू ग्रंथि मतलब आंसू, मोम, पसीना, सीबम, कीचड़ मतलब आँख में जो कीचड़ निकलता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यह सब देखिए कि यह ब्लड के साथ तो नहीं मिक्स हो रहा है, आप भी देख सकते हैं सलाइवा जो है ब्लड के साथ नहीं मिक्स होता है। उसके बाद अश्रु ग्रंथि हम लोग देख सकते हैं कि आंसू निकलता है आँख से, तो वह भी ब्लड में नहीं मिलता है, वो सीधा हम लोगों को दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद जो आँख में कीचड़ निकलता है, पसीना निकलता है, ये सब क्या है, ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यकृत के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल से बहिस्रावी ग्रंथि आपको समझ आ गया होगा। इससे एंजाइम निकलते हैं, डक्ट होता है, अपना एक निश्चित मार्ग होता है। बहिस्रावी ग्रंथि निकल के उसके बाद रक्त में नहीं मिलता है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आगे हम लोग यकृत के बारे में देखते हैं। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बहिस्रावी है। ठीक है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह बहिस्रावी है। ठीक है, यह उदर गुहा में दाहिनी ओर पाई जाती है। यह फाइब्रियोजेन ठीक है तथा हिपेरिन का संश्लेषण यानी निर्माण करती है। फाइब्रोनिजन जो होता है वह ब्लड का थक्का बनाने के काम आता है, हिपेरिन जो है वह ब्लड के थक्का बनने से रोकता है। तो मतलब अगर ब्लड अंदर घूम रहा है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो, और अगर बाहर निकल रहा है ब्लड तो वहाँ क्लॉटिंग करवाने के लिए फाइब्रोनिजन चाहिए। अंदर अगर क्लॉटिंग नहीं करवाना है तो उसके लिए हिपेरिन चाहिए। ठीक है, जैसे ही ब्लड बाहर आता है हिपेरिन सबसे पहले, मतलब अगर कहीं कट लग जाएगा आपको तो हिपेरिन सबसे पहले डीएक्टिवेट हो जाता है और फाइब्रोनिजन एक्टिव हो जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय यानी तोड़फोड़ करती है। जो विटामिन वसा में घुलनशील रहते हैं वे यकृत में जाकर सिंचित रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का तोड़फोड़ करती है यानी उपापचय करती है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जैसे कि ए, डी, के, ये सब ए, डी, ई, के, तो ये सारे जो हैं इसके यह सब यकृत में जाके इकट्ठा रहता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का स्वतः ही पुनः निर्माण कर लेती है। ठीक है, यकृत क्या करती है, उसका जो क्षतिग्रस्त यानी अगर यकृत खराब हो गया तो वह खुद ही अपने आप को निर्माण कर लेती है। मान लीजिए अगर आप शराब पी के अपना यकृत यानी कि लिवर खराब कर चुके हैं, तो अगर वह 70% 80% भी ख़राब हो गया है और अगर आप शराब पीना बंद कर दें या जो भी उसके लिए गलत चीज़ें हैं तो वह धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर लेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शराब पीना बंद कर देना, जो आप गलती कर रहे थे उसको करना बंद कर देना, वो अपने आप ही धीरे धीरे ठीक कर लेगा। शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल यकृत में पाया जाता है।
शरीर में क्या होता है, सारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह यकृत में ही पाया जाता है। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो वहीं बनकर इकट्ठा रहता है। जैसे कि जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वहीं पर सिंचित रहते हैं यकृत में, उसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी यकृत में ही सिंचित रहता है। यकृत से बिलीवर्डिन द्रव निकलता है जो पित्त रस को हरा रंग देता है। ठीक है, तो पित्त रस अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े थे कि पित्त रस जो होता है हल्का पीला हरा रंग का होता है। ठीक है, तो यह बिलीवर्डिन द्रव के कारण हल्का हरा रंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यकृत में बिलीरुबिन नाम का द्रव पाया जाता है जिसकी अधिकता से पीलिया होता है। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होता है हरा रंग देता है और बिलीरुबिन जो है पीला रंग देता है। ठीक है, तो यही अगर इसकी अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए बिलीरुबिन नामक द्रव की अधिकता, तो आपको शरीर में पीलिया हो जाएगा। ठीक है, पीला पीला दिखने लगेगा। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। ठीक है, यकृत क्या करती है, अमोनिया को यूरिया में बदल देती है और वही यूरिया फिर हमारे बॉडी के मतलब टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ग्लूकोज अगर उसके पास एक्स्ट्रा आ जाए, ज़्यादा आ जाए, उसको सारा खाना उसने खाया पिया मतलब जो भी डाइजेस्ट करने के बाद लिवर के पास जाता है। लिवर देखता है कि कितना ग्लूकोज शरीर को चाहिए। ठीक है, जितना चाहिए होता है उसको दे देता है, बाकी को ग्लाइकोजन में बदल के रख लेता है। ठीक है, यानी कि आगे अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो वो उससे काम करेगा। अतः यकृत के निष्क्रिय या खराब हो जाने पर शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगर अब देखिए, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कर रहा था, अगर वही खराब हो जाएगा, यकृत अगर खराब हो जाएगा, तो जो वह काम कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। जैसे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो था वह नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि शरीर में ही सारा ग्लूकोज को भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा ना बढ़े या डायबिटीज़ ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लिवर को ठीक रखें, क्योंकि लिवर का ही काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल कर रखा जाए। अतः यकृत के निष्क्रिय हो जाने से ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाएगी। यकृत कार्बोहाइड्रेट, वसा, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। यकृत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से स्टेरॉइड होता है, रासायनिक रूप से वह एक स्टेरॉइड होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और वह ख़राब भी है। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वह जो कोलेस्ट्रॉल है वही सारे सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और सेल मेम्ब्रेन को मतलब सेल के पास जाके सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल का ही बना हुआ होता है और उसी कोलेस्ट्रॉल में जितना भी जो विटामिन डी जो हम लोग कहते हैं, ठीक है, वही कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में बदल जाता है जब हम लोग धूप में जाते हैं। जब शरीर में धूप लगता है तो वह कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है और वह अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वह ख़राब भी है। कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से एक स्टेरॉइड होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु का कारण जांच करने के लिए यकृत की जांच की जाती है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मर गया है और हमें पता लगाना है कि वह व्यक्ति जहर खाने की वजह से मरा है, तो उसका लिवर चेक किया जाएगा। ठीक है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मीजोडर्म कोशिका में होती है। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था में हम लोग 3 अवस्था पढ़े थे, एंडोडर्म, मीजोडर्म और इस तरह का एक और होता था, 3 अवस्था। ठीक है, एंडोडर्म लास्ट था, तो एपीडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तो मीजोडर्म जो होता है उस टाइम भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत के मीजोडर्म कोशिका में होता है। ठीक है, यानी कि भ्रूण अवस्था में जब वह होता है बच्चा, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा होता है, वहाँ यकृत में होता है। जैसे हम अब बड़े में पढ़ते हैं कि आरबीसी का निर्माण जो है वह बोन मैरो में होता है और जब भ्रूण अवस्था में बच्चा रहता है तो उसका जो आरबीसी का निर्माण है वह यकृत में होता है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किस कोशिका में होता है, तो मीजोडर्म कोशिका में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लीवर का फोटो भी दिया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। लीवर जहर के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, लीवर में कूफर सेल पाए जाते हैं जो कीड़ा, विषाणु, जीवाणु को मार देता है। ठीक है, याद रखिएगा कूफर सेल। तो पहली बात तो लीवर जो है जहर के प्रभाव को कम करता है। कूफर सेल जो होता है कीड़ा, विषाणु, जीवाणु को मार देता है। लीवर में पित्त रस बनता है जिसमें कॉपर, आयरन और पोटेशियम होता है। ठीक है,
क्या क्या होता है, कॉपर, आयरन और पोटेशियम। ठीक है, याद रखिएगा। लीवर में पित्त रस बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कॉपर, आयरन और पोटेशियम। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने में सहायता करता है। तो ये एल्बुमिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, खनिज पदार्थ जितना भी हम लोग मिनरल्स खाते हैं उसको रक्त तक पहुंचाने में सहायता करता है। ठीक है, तो यह सब बात याद रखिएगा पॉइंट से। पहली बात तो लीवर जहर के प्रभाव को कम कर देता है। कुफर सेल होता है वहाँ जो कीड़ा विषाणु जीवाणु को मार देता है। लीवर में पित्तरस बनता है जिसमें कॉपर, आयरन और पोटेशियम होता है। लीवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थों को रक्त में प्रवाहित होने में सहायता करता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे अब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारी है। पहले यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, तो ये तो सारा जो मस्तिष्क में ही ये चारों हो गया। ठीक है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस। ठीक है, तो ये सारे हैं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, 8 ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अभी। तो अभी हम लोग केवल एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वो है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इससे हार्मोन निकलता है। ठीक है, पहले तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में देख लीजिए। बहिःस्रावी में क्या था, एंजाइम निकलता था। ठीक है, लेकिन अंतःस्रावी में क्या है, ये हार्मोन निकलता है। इनमें नलिका नहीं होती, ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई भी नलिका नहीं बनी रहती, अतः इसका मार्ग निश्चित नहीं रहता है। इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में जाके मिलते हैं। ठीक है, क्या होता है, रक्त में जाके मिल जाता है और रक्त के थ्रू ही वह पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रेनलिन, गोनाड और पीयूष ग्रंथि, यह सब जो है, यह सब ग्रंथि क्या करती है, जितना भी हार्मोन निकालती है और यह हार्मोन जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है और उसी ब्लड के थ्रू बाकी सब जगह पहुंच जाता है। ठीक है, उसमें डक्ट नहीं होता है, यानी कोई पाइप नहीं होता है कि कहीं जाकर वह छोड़ेगा। अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या 9 होती है। ठीक है, हम लोग 9, वहाँ हम लोग 8 देखे थे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि 9 होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी है। ठीक है, अंतःस्रावी में दूसरी सबसे छोटी, पहला हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के अधर तल बीचों बीच पाया जाता है। हम दिखाएंगे आपको कहाँ पर है। तो अधर तल बीचों बीच पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इससे 11 हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, यह मास्टर ग्लैंड है। सबसे पहली बात तो यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी है, उसमें 0.6 ग्राम का होती है और यह मस्तिष्क के बीचों बीच यानी कि पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। 11 हार्मोन निकालती है। ठीक है, 0.6 ग्राम होता है इसका भार। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहा। ठीक है, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन सा हार्मोन निकालती है। वैसे तो ये 11 प्रकार का निकालती है, लेकिन हम लोग 11 प्रकार नहीं देखेंगे। पहला है, पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन निकलते हैं। पहली बात है THS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकालने में उत्तेजित करती है। इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, सबको रेगुलेट करने का काम करती है। तो देखिए जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो थायराइड ग्लैंड को कहेगी कि अपना काम करो। ठीक है, थायरोक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करती है। जब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की कमी होती है तो यह थायरोक्सिन नहीं बनाता और बीमारी घेंगा हो निकलती है। ठीक है, मतलब वह बीमारी जो होता है वह घेंगा कहलाती है। तो इसमें लिखा हो रहेगा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करती है, उसको कहती है कि आप थायरोक्सिन निकालिए। जब आयोडीन नहीं रहता है, आयोडीन की कमी रहती है तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नहीं निकलता है और उसके बाद फिर यह बीमारी क्या कहलाती है, घेंगा कहलाती है। अब यहाँ पर है STH, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्या है यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बौनापन तथा अधिकता से व्यक्ति अधिक लंबा हो सकता है। ठीक है,
तो STH सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, यानी कि यह वृद्धि हार्मोन है। LTH ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव में सहायक होती है। जब मतलब गर्भवती महिला की बात करें, जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद वह यह हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर दूध बढ़ाने का काम करती है। तो यह ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन हो गया। उसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेबर पेन को कम करता है, इससे बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है उस टाइम ऑक्सीटोसिन ही रिलीज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद ये हाइपोथैलेमस आ गया है। तो हाइपोथैलेमस आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये जो 3-4 हार्मोन था ये बहुत ज़रूरी था, वैसे तो ये 11 तरह के हार्मोन्स निकालता है। देखिए ये मास्टर ग्लैंड है, तो सबको मतलब काम करने के लिए बताता है कि देखो अभी ये हार्मोन निकलना है, अभी ये हार्मोन निकलना है। इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप का जो हार्मोन है 11 तरह का, वो इसी काम के लिए, ठीक है, कि डिफरेंट ग्लैंड्स को बता सके कि अब तुमको निकलना है, उसको एक्टिव कर सके, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ग्लैंड्स के बारे में। पहली बात तो ग्लैंड्स जो है एक थैली के आकार की संरचना होती है और उसमें से एंजाइम या हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब जो बहिस्रावी होती है उसमें क्या होता है कि एंजाइम निकलता है और उसमें डक्ट होता है, कहाँ जाना है उसका मार्ग निश्चित होता है। और बहिस्रावी ग्रंथि वाले एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलते हैं, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो रक्त में जाकर नहीं मिलता है। श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, आंसू, मोम, पसीना, सीबम, कीचड़, यह सब जो होता है इसी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि इसको कहते हैं। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बहिस्रावी है, ठीक है। यह उदर गुहा के दाहिनी ओर पाई जाती है। इसमें 2 तरह के प्रोटीन चीज का निर्माण करती है, फाइब्रोनिजन और हिपेरिन, ठीक है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय यानी तोड़फोड़ करती है और उसके बाद विटामिन जो वसा में घुलनशील है वह यहीं पर आकर सिंचित रहते हैं, विटामिन A, D, E, K, ठीक है। यकृत अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद मतलब कि स्वतः ही ठीक कर लेती है। शरीर में जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल है वह यहीं पर डिपॉजिट रहता है और यकृत से बिलीवर्डिन नाम का द्रव निकलता है जो हरा रंग, पित्तरस को हरा रंग प्रदान करता है। और बिलीरुबिन जो है वह पीला रंग, ठीक है। बिलीरुबिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जॉन्डिस हो जाती है। यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती है। अतः यकृत के निष्क्रिय यानी खराब हो जाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके बाद यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट से वसा और वसा से कोलेस्ट्रॉल में बदलती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदलती है, वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलती है। कोलेस्ट्रॉल रासायनिक रूप से एक स्टेरॉइड होता है। भोजन में अगर जहर दे के मारा गया है तो उसके लिए लिवर टेस्ट किया जाएगा। भ्रूण अवस्था में जो RBC होता है वह यकृत में ही निर्माण होता है और यकृत के मीजोडर्म कोशिका में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिवर जहर के प्रभाव को कम करता है। उसके बाद लिवर में होता है कुफर सेल, वह कीड़ा, विषाणु, जीवाणु को मार देता है। लीवर में पित्त रस बनता है जिसमें कॉपर, आयरन और पोटेशियम होता है, ठीक है। लिवर में एल्बुमिन प्रोटीन बनता है जो खनिज पदार्थ को रक्त में प्रवाहित होने में सहायता करता है। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग बहुत सारी मतलब ग्लैंड्स को देखे थे, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो हार्मोन निकलता है। यह डक्टलेस होता है यानी इसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, यह जाके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड के थ्रू ही सब जगह पहुंच जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि इसकी संख्या 9 होती है। पहला है प्यूस ग्लैंड जो कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम होता है और यह मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है। यह बहुत सारे शरीर के बहुत सारे क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें से 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। आयोडीन की अगर कमी हो तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा और घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन यह वृद्धि को नियंत्रित करती है। अगर कम हो गया तो बौनापन, अगर ज़्यादा हो गया तो लंबाई अधिक होगी। उसके बाद ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के निर्माण को मतलब कि दूध के स्राव में सहायक होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है यह लिवर पेन को कम करता है, इसको बर्थ हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं। आगे का जो जितना भी एंडोक्राइन हार्मोन मतलब कि ग्लैंड्स है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।